Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today, inshallah al-aziz, we will start discussion about the exercise of chapter number 4, means chapter number 13 according to the 10th book. So, inshallah, we will start from the MCQs of this exercise. So, the first statement of the MCQs is a positive electric charge attracts other positive charge, attracts neutral charge, repels other positive charge, repels a neutral charge. इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करता है. यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर. द सेकंड स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर बीइंग रब्ड एंड अगेंस्ट अनदर ऑब्जेक्ट विच इज. स्टूडेंट अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के साथ चार्ज करें और दोनों पर या एक पर जिसको हम चार्ज कर रहे हैं या चार्ज करना चाहते हैं उस पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हमने इसको किस तरह की मटेरियल के ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो चार्ज किया या रब किया. तो स्टूडेंट उसका आंसर है नेगेटिव. अगर हम नेगेटिव ऑब्जेक्ट को नेगेटिव वाले के साथ रब करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर भी नेगेटिव चार्ज आएंगे. अच्छा, इसी तरह से थर्ड स्टेटमेंट है स्टूडेंट, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स A and B are rubbed against each other. When object B is placed near a negatively charged object C, the two objects repel each other. Which of the following statement is true about the object A? अब ये देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल हों A और B, लेकिन हम उनको अगर रब कर दें एक दूसरे के साथ, दोनों में से पहले कोई भी चार्ज नहीं था, फिर B को नेगेटिव चार्ज के पास रख दें जो कि चार्ज ऑब्जेक्ट है C, यानी C ऑब्जेक्ट के करीब ले आए, तो ये दोनों आपस में रिपल्शन शो करेंगे. अब इसके मुताबिक A पर कौन सा चार्ज होगा? स्टूडेंट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बनती है जी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, कि वो फिर इसका मतलब है कि पॉजिटिवली चार्ज होगा क्योंकि दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज किया था हमने. अच्छा, इसी तरह से when you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper, the pieces of papers are attached towards it. What does this observation indicates? ये observation क्या चीज शो कर रही है? Student, it shows you the rod acquires a negative charge. इसका मतलब है कि रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ चुका है. अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ व्हाट हैपेंस टू द अट्रैक्शन ऑफ टू पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स एज देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीजेस. कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे के करीब रखते हैं लेकिन उनका फासला दरमियान से जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कूलम्स लॉ की वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? So according to the formula of the Coulomb's law, if we increase the distance, the force of attraction become weaker, decrease होना शुरू हो जाएगी. So V के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करें decrease का. So B option is correct. Part number 6. The Coulomb's law is valid for the charges which are moving and point charges, moving and non-point charges, stationary and point charges, stationary and large size चार्जेस. कूलम्स लॉ वाला टॉपिक अगर डिस्कस किया जाए स्टूडेंट डिटेल मार्किंग में, माइट बी पॉसिबल कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हो कि उसके अंदर हमारे पास एक पॉइंट था कि द कूलम्स लॉ इज ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस विच आर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. तो यहां पर भी हमारे पास यही इसका आंसर होगा, पार्ट नंबर सी, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस. पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट हमारे पास, अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट. When they are moved close together so that they are now only 1 centimeter apart, the force between them is, पहले डिस्टेंस 4 था,
बाद में डिस्टेंस कम करके 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी। कैलकुलेशन के बाद स्टूडेंट अगर हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करें और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये आंसर आता है 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, 16 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, कि अगर हम यहाँ पर 4 टाइम उसका डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो फोर्स है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह पार्ट नंबर 8 है 5 joule of work is needed to lift the 10 C of charge from one place to another. The potential difference between the places is, यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा पोटेंशियल का। खैर यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करें तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनली आंसर आ रहा है 0.5 वोल्ट। 2 small charge pair and separated by the 2 millimeter, which of the following would produce the greatest attractive forces? हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 2 स्मॉल चार्जेस जो है वो उनको हम 2 स्फीयर चार्ज जो हैं उनको 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर हम जो है वो सेपरेट कर दें, तो इनके दरमियान ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स कब आएगी, किस तरह के चार्जेस के दरमियान। स्टूडेंट इसका आंसर होगा, पहली बात तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज द डी पार्ट। अब स्टूडेंट अक्सर नंबर्स को देखकर यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जी कि ये फोर्स 1 इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन एक्चुअली पहले साइंस को तो फोकस कर लें। साइंस को फोकस करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कि अट्रैक्शन हो किन पॉइंट्स के दरमियान रही है। लास्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एमसीक्यूज है, सॉरी सेकंड लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पॉइंट आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको टॉपिक गाइड करते वक्त ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको, जिसके बारे में प्रॉपर तरीके से सेकंड ईयर की बुक के अंदर पढ़ाया जाता है, बट वी हैव टू लर्न इट हियर एज वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। हाँ, अगर किसी पॉइंट पर कट कर दें तो उसके लिए स्पेसिफिक वैल्यू है, यानी फॉर एग्जाम्पल कि एक ही पॉइंट से 2 फील्ड लाइंस अगर निकल रही हो तो उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, फिर इट माइट बी पॉसिबल कि दे क्रॉस ईच अदर। तो कंडीशंस हैं हमारे पास फर्दर, लेकिन फिलहाल हम ये कंसीडर करेंगे कि नॉर्मल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। एंड द लास्ट एमसीक्यूज इज कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस को किससे डिफाइन किया जाता है, कैपिटल सी से। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट, फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सी वी। अब यहां पर हमारे पास C को अगर सेपरेट करें तो आंसर आता है B ऑप्शन वाला, Q ओवर V, दिस इज द कैपेसिटेंस। तो उम्मीद है कि आपको आपके एमसीक्यूज क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ स्टूडेंट हमारे कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली इस चैप्टर के जो हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे रिव्यू क्वेश्चंस में, ये लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स कुछ मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, कुछ जो है वो आपको आपकी बुक से भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 एज how can you show by a simple experiment that there are 2 types of electric charges। एक एक्सपेरिमेंट के जरिए आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कैसे इस बात का सबूत दे सकते हैं कि there are 2 types of electric charges, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज 2 तरह के हैं। स्टूडेंट अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने अपने स्टार्ट के अंदर पेज नंबर 69 यानी अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज के ऊपर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस किया था। वहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ थी, 2 एक्सपेरिमेंट्स थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमने ये कंक्लूड किया था कि हमारे पास हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जनरेट होगी जब हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और इसी तरह से रिपल्शन होगी जब सेम चार्जेस होंगे। तो जब हमारे पास ऑपोजिट चार्ज की बात की जाती है तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम देयर आर 2 बेसिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉपर पे वर्क कर रहे होते हैं अट्रैक्शन शो करने के लिए। तो इस बात को विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मेथड बताना है हमने चार्जिंग बॉडीज का विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दिस इज ऑन पेज नंबर 70। देयर आर 2 एक्टिविटीज मेंशन्ड फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन that we have discussed already। पेज नंबर 70 पर आपको ये 2 एक्टिविटीज मिलती हैं, एक्टिविटी नंबर 13.3 एंड 13.4। सेम एज ऑन क्वेश्चन नंबर 3,
हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो है वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से डिफरेंट क्यों है। स्टूडेंट अब यहां पर ये पॉइंट देखें, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं ना तो दो बॉडीज के दरमियान कंटेक्ट होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो दो बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस होता है, इनके दरमियान कांटेक्ट नहीं होता। हम सिर्फ करीब लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को, साथ अटैच नहीं करते। इज इट क्लियर। तो यहां पर इसका क्वेश्चन हम स्टूडेंट इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वी रब अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी, बट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वी चार्ज अ कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट विद द चार्जिंग बॉडी। तो सिर्फ और सिर्फ देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग कॉन्टैक्ट और नॉट कॉन्टैक्ट। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is gold leaf electroscope? Discuss its working principle with the label diagram. Student, this is on page number 71. पेज नंबर 71 पर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर टॉपिक मिलता है इलेक्ट्रोस्कोप का, जिसके अंदर क्या डिटेल किस तरह से लिखनी है ये भी मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सपोज यू हैव अ ग्लास रॉड विच बिकम्स अ पॉजिटिवली चार्ज व्हेन यू रब इट विद अ वूल। Describe how would you charge the electroscope negatively and positively. स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्कोप का हमारे पास दो फर्दर टॉपिक्स थे पेज नंबर 72 के ऊपर, जिसके अंदर हमने लगाया था चार्जिंग द इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और इसके दो मेथड थे, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे किया जाता है, नेगेटिवली चार्ज कैसे किया जाता है। तो ये भी टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्कोप का ही पार्ट है, तो वहां से आप ये टॉपिक की डिटेल जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 भी लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बाय फ्रिक्शन जो है ये शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी लॉन्ग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 भी लॉन्ग क्वेश्चन था। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6, विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप हाउ यू कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए आप कैसे ये बात डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर ये चार्ज अवेलेबल है या नहीं। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, and the last point of electroscope is detecting the type of charge. तो डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज का जो मेथड था जो हमने इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर डिस्कस किया था, वही स्टूडेंट टॉपिक अब आपको इसकी डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एक्चुअली शॉर्ट, लेकिन ये है कि डिटेल इसकी थोड़ी सी ज्यादा बन सकती है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक्चुअली आपके पास ना 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ इंडिविजुअली एक एक करके पूछा जा रहा है, इसलिए इसको हमने शॉर्ट कंसिडर किया। इसके बाद है जी एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होगा हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मैंने कूलम्स लॉ की डिटेल आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने डिटेल मार्किंग ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम बुक करवाई है, उसके अंदर मैंने तफसील से बता दिया कि कूलम्स लॉ को आपने किन हेडिंग्स के साथ किस तरतीब से लिखना। सेम एज व्हाट इज मीन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दीज आर द शॉर्ट डेफिनेशंस, और ये आपको आपकी बुक के अंदर ब्लू कलर के कॉलम के अंदर मिल जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऑन द पेज नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, और अगर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बात हमने अब यहाँ पर बतानी है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें स्टूडेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, इसका आंसर सुन लीजिएगा। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, जैसे कि एक नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज की होती है। अगर नेगेटिव चार्ज की फील्ड होगी तो फिर हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी, इनवर्ड। तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स इसके रेलेवेंट आते हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। मोस्टली हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसी तरह बाकी भी हमारे पास जो 10 से फर्दर आगे हैं क्वेश्चंस रिव्यू में, ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन है। इन्हें भी इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।